हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये जो प्रैक्टिस की वीडियोस हैं मैं डेली अपलोड करती हूं तथा ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है, तो आप यहां पर दूसरे वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज्य से परे, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, राज्य से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए। ये कथन किसका है? यह राजनीतिक दर्शन है। आपको बताना है कि ये किसका राजनीतिक दर्शन है, ये किसके विचार हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ए हीगल, बी मार्क्स का, सी मुसोलिनी का और डी माओ का। तो आपको बताना है ये किसके विचार हैं कि राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, राज्य से परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए। तो ये कथन है मुसोलिनी का। ये मुसोलिनी जो है ये तानाशाह था। कहाँ का था? इटली का। ये इटली का तानाशाह था, तानाशाह। ये जिसने जो है अंध राष्ट्रभक्ति के सहारे जनता को अपने पक्ष में कर लिया था और हिटलर के साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में इसका मुख्य योगदान था। हीगल के राज्य जो है, राज्य के संबंधी विचार से ये बहुत प्रभावित था मुसोलिनी, और मुसोलिनी ने राज्य के लिए व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को भी कुचल दिया था। तो ये जो है हिटली का तानाशाह था और ये कथन हीगल इनका मुसोलिनी का है। जबकि हीगल कहते हैं कि ये जो है राज्य को शक्ति का पर्याय ये माओ मानते हैं। लेकिन अगर हम हीगल की बात करें तो हीगल जो है राज्य ये क्या है, ये ईश्वर का अवतरण मानते हैं। राज्य को क्या मानते हैं? राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। ये इनके कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये बोलते हैं। ये इनका फेमस कथन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कहते हैं। दूसरा कहते हैं राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। ये दोनों जो है हीगल से संबंधित हैं, दोनों कथन ही हीगल से संबंधित हैं। और कहते हैं ये इनका राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। तो शोभा यात्रा भी अगर पूछा जाता है कि शोभा यात्रा, ईश्वर की शोभा यात्रा, तो ये भी जो है हीगल है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ये तीन कथन बहुत ही फेमस हैं हीगल के। और जो मार्क्स हैं इनका मानना है कि क्या है, मार्क्स का मानना क्या है? मार्क्स का मानना है कि राज्य शोषण का यंत्र है, ये मार्क्स मानते हैं। जबकि माओ जो है राजनीतिक शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है माओ ने। और ये कहते हैं, माओ क्या कहते हैं कि शक्ति जो है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो ये इनका हो गया, माओ का कथन हो गया। मुसोलिनी का कथन ये हो गया जो क्वेश्चन में दिया गया है। मार्क्स क्या कहते हैं कि राज्य शोषण का यंत्र है, और हीगल जो है ईश्वर का अवतरण मानते हैं राज्य को। तो आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुसोलिनी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कानूनी संप्रभु कौन है? तो यहाँ पर बात हो रही कानूनी संप्रभु की कि कानूनी संप्रभु कौन है। ऑप्शन आपके पास है, ए भारत का राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति और संसद, सी भारत का संविधान, डी भारत के लोग। तो जो कानूनी संप्रभु है वो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि भारत का संविधान। जो भारत का संविधान है यही भारत में कानूनी संप्रभु है, ये सर्वोच्च शक्ति इसी के पास है। जबकि जो ये भारत का राष्ट्रपति होता है ये संवैधानिक संप्रभु होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है?
संवैधानिक संप्रभु होता है। और जो राष्ट्रपति और संसद है ये क्या होती है? ये विधायी संप्रभु होती है। विधायी संप्रभु, ये विधायी संप्रभु होती है। जो भारत के लोग होते हैं ये राजनीतिक संप्रभु होते हैं। जो राजनीतिक संप्रभु किन्हें बोला जाता है? तो इनके भारत के लोगों को राजनीतिक संप्रभु बोला जाता है। और कानूनी संप्रभु, भारत का संविधान क्या हो गया? कानूनी संप्रभु। तो ये आपके संप्रभु हो गए। संवैधानिक संप्रभु कौन है? राष्ट्रपति है। और विधायी संप्रभु राष्ट्रपति और संसद है, संसद के दोनों सदन आ जाते हैं संसद में। भारत का संविधान जो है कानूनी संप्रभु हो जाता है, भारत के लोग राजनीतिक संप्रभु हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत का प्रधानमंत्री पूछ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए नियुक्त होता है, ऑप्शन बी निर्वाचित होता है, ऑप्शन सी मनोनीत होता है, ऑप्शन डी चयनित होता है। तो आपको बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है या चयनित होता है। तो जो अनुच्छेद, इसका आंसर इसमें है अनुच्छेद 75(1) के तहत क्या होगा कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है, वो वरन यह मात्र बहुमत दल का नेता होने के कारण ही प्रधानमंत्री बनता है। और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो वो वहाँ से चुनकर तो आता है किसी सीट पर, लेकिन जनता द्वारा उसको प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री जो है बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप जो ऑप्शन ए है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है किसके? अनुच्छेद 75(a) के तहत राष्ट्रपति द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को लोक कल्याणकारी राज्य होने को घोषित करता है? कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें ये बताता है कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है? तो ऑप्शन आपके पास है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 9 और डी भाग 6। तो आपको बताना है कि कौन से भाग में ऐसा बताया। तो आपका आंसर हो जाएगा जो ये भाग 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक जो है तत्व दिए गए हैं किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 37 से 51, अनुच्छेद 37 से 51 तक जो है दिए गए हैं। जबकि जो ये भाग 3 है आपका, ये क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, आप मौलिक अधिकार भी इनको बोल सकते हैं। ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 14 से 32 कितना? अनुच्छेद 14 से 32 तक यहाँ पर मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। जबकि जो ये 9th है, ये अनुच्छेद 9th है, ये किससे? पंचायत से संबंधित है। पंचायत जो हमारा 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ये लोकल गवर्नमेंट बनी है उससे संबंधित है। और ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। किसके? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। जबकि जो 6th है, ये राज्य जो है, इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। ये राज्य से संबंधित है हमारा भाग 4 जो है। और 153 से कहाँ तक है? ये 237 तक है। ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 153 से 237 तक है। तो
तो भाग 6 जो है हमारा राज्य से संबंधित है, भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है, और भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार 14 से 32 के बीच में आते हैं, नीति निर्देशक तत्व 37 से 51 के बीच में आते हैं, पंचायत 243 के अंतर्गत आएगी, और जो है हमारा राज्य दिया गया है 153 से 237 तक आता है ये। तो ऑप्शन आपका पता चल गया है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नीति निर्देशक तत्व। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू किया गया? तो आपको बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ है। वर्ष 1961 में, बी ऑप्शन बी जो है 1954 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1978 में। तो कौन सा है? तो जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन ये ऐसे देशों का संगठन है जो शीत युद्ध में अमेरिका या रूस किसी भी गुट में नहीं होना चाहते थे। तो और गुटों की खींचातानी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो है एक शांतिपूर्ण विश्व बनाने का प्रयास किया, और यह एशियाई प्रयास था। जो एशिया के लोग थे उन्होंने ये प्रयास किया था। और इसमें कौन कौन थे? भारत के जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल नासिर थे मिस्र के, अब्दुल नासिर कहाँ के थे? ये मिस्र के थे, ये मिस्र के थे। और जो तीसरे थे, और जो हमारे तीसरे थे वो थे टीटो, मार्शल टीटो। ये कहाँ से थे? यूगोस्लाविया से थे। ये 3 नेताओं जो हैं ये इन्होंने मिलकर के ये प्रणेता थे इस जो है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके प्रणेता थे। और इसको नाम यानी कि NAM नाम से भी जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट मेंबर्स, कुछ ये क्या हो जाएगा? नॉन अलाइंड मूवमेंट। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट इसको बोलते हैं। तो ये जो नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? 1961 में यूगोस्लाविया में होता है, जहाँ से ये मार्शल टीटो थे। और यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था, और यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। कहाँ? बेलग्रेड में हुआ था। यहीं से यहीं से क्या होता है कि ये इसकी शुरुआत होती है, इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में ये शुरुआत हुई थी। और इसमें 3 जो है नेता मतलब मेन नेता जो इसके जिन्होंने शुरुआत की थी वो 3 थे। नेहरू जो कि भारत से थे, अब्दुल नासिर मिस्र से थे, और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित, यहाँ पर अंक की गिनती नहीं होगी, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन 1927, बी नमक सत्याग्रह 1930, सी गांधी इरविन पैक्ट 1931, डी वेवेल योजना 1944। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको ये साइमन कमीशन 1927 ये राइट है, 1927 में ही आया था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। जो हमारी ये वेवेल योजना है ये कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। वेवेल योजना 1945 में हुई थी। तो यही आंसर आपका ये गलत है, ये आंसर गलत है। और तो
लेकिन आप कौन पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये है आपका आंसर, यही हो जाएगा, क्योंकि बेबेल योजना सुमेलित नहीं है। ये यहाँ पर 1944 दिया गया है, जबकि ये 1945 में की गई थी, लाई गई थी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, जिसे हम GEF भी बोलते हैं शॉर्टकट में, किसने सृजित की है? विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का निधियन करने के लिए। तो ये किसने की है? ऑप्शन आपके सामने है। ए IMF ने की है, UNDP ने की है, UNEP ने की है, या ऑप्शन डी विश्व बैंक ने की है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये विश्व बैंक द्वारा सृजित की गई। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा सृजित की गई है। और जो है 1992 में यह एक स्वतंत्र निकाय बन गया था। स्वतंत्र निकाय 1992 में क्या बन गया था? ये स्वतंत्र निकाय बन गया था। और ये सृजित कब की गई थी? 1991 में विश्व बैंक द्वारा। ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये 1991 में विश्व बैंक द्वारा सृजित की गई थी ये। और 1992 में ये एक स्वतंत्र निकाय बन गया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सृजित किसके द्वारा की गई थी? तो ये विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। क्या चीज़? ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी विश्व बैंक के द्वारा सृजित की गई थी 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कहाँ निहित हैं। संविधान के भाग 1 में निहित हैं, संविधान के भाग 4 में निहित हैं, या संविधान के भाग 3 में निहित हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ पर निहित हैं, ये आपको बताना है। तो आप इसमें अगर आप देखें, ध्यान से देखेंगे, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है ये भारतीय भाग जो 4 है, इसके ए में, भाग 4A में ये मूल कर्तव्य रखे गए हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से प्रेरित हैं। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें से 11वां है माता पिता द्वारा बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, कि माता पिता की ये ड्यूटी है कि बच्चों को अपने स्कूल भेजना उनका कर्तव्य है। ऐसा 11वां जो है संशोधन हुआ है, और संशोधन कर 11वां जो है कर्तव्य जोड़ा गया है। तो उसमें यही बात इंसर्ट की गई है कि माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। इसे 86 जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? जो 86वां, सॉरी 1 सेकेंड, यस, ये जो 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य क्या है? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन में 1976 में जोड़े गए थे। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए थे। जो ये 11वां, ये हमारा जो 11वां कर्तव्य है, तो ये कब जोड़ा गया? ये 86वें जो संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये जो जोड़ा गया है। और ये संविधान का जो, अगर हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं, तो संविधान के भाग 4A में है। संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य कहाँ है? संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। तो जब ये भाग 4A में दिए गए हैं, तो यहाँ पर संविधान के भाग 4 दिया गया, बट ये आगे नहीं लिखा गया, तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि संविधान के भाग 4A में दिया गया है ये।
तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इन्होंने सही नहीं दिया है। अगर ये भाग 4 ए होता तो सही हो जाता, बट ए नहीं दिया इन्होंने। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं, कहाँ निहित हैं? संविधान के भाग 4 ए में निहित हैं। और ये जो है मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में होता है। और जो मूल कर्तव्य पहले 10 थे और 11वां जो है कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या बात रखी गई है कि माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। शिक्षा के प्रति माता पिता की ड्यूटी या कर्तव्य बताया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? रूसों को रूसों की हैं, ये कृतियाँ हैं रूसों की, उनको रूसों की निम्नांकित कृतियाँ हैं, इनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनको ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी पहले कौन सी बाद में लिखी गई है। तो ऑप्शन ए है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी है ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, तीसरा है इमाइल, ऑप्शन सी है इमाइल, और ऑप्शन डी है ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। मिस प्रिंट है, देख लेते हैं इसको। ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये जो है 4 बुक्स हैं रूसो की। तो यदि आपने रूसो को ठीक से पढ़ा होगा, इनकी फ़िलॉसफी, इनकी पॉलिटिकल थॉट, इनकी बायोग्राफी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि रूसो पहले ऐसे ही थे। इनका ना कोई जॉब था, ना कोई निश्चित ठिकाना था। 16 साल की उम्र में ये अपने देश से चले गए थे, इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि ये फ्रांस में पहुँचे हैं और वहाँ पर जो एक प्रतियोगिता की गई थी, कला एवं विज्ञान पर एक प्रतियोगिता की गई थी, तो वो वहाँ पर इन्होंने जो है उसमें एक निबंध लिखा था जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था। तो वो कौन सा था? अ डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस पर निबंध लिखा था। और ये 1750 में प्रकाशित हुआ था। और अगला फिर इसके बाद इसमें इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। दूसरा इसी जो है कला अकादमी ने क्या किया था, दूसरा एक और प्रतियोगिता की थी, तो उसमें असमानता की उत्पत्ति पर भाषण था। इस पर भी इन्होंने इस निबंध में भी भाग लिया, लेकिन ये कोई प्राइज़ नहीं जीते। बट इनका जो है आर्टिकल अच्छे से पढ़ा गया और किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने तारीफ़ की। ये आता कब है? 1754 में, 4 साल बाद ये आता है 1754 में। अब हम देखेंगे फिर इन्होंने क्या किया था। फिर इन्होंने 1762 में क्या किया था? इमाइल दिया था। इमाइल जो है 1762 में इन्होंने इमाइल की रचना की थी। और उसके बाद 1762 में ही इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सामाजिक समझौता हम लोग रूसो का पढ़ते हैं, जनरल विल वगैरह, तो वो ये इसी बुक में इन्होंने दिया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी 1962 में दिया था इन्होंने। तो इनका तो बहुत लगाना ऑर्डर में आसान है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनकी यही जो निबंध लिखा था आर्ट्स एंड साइंस पर, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी पर लिखा था सेकंड, उसके बाद इमाइल लिखा था, उसके बाद दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। तो आपका आंसर हो जाएगा, कूट में से देख लेते हैं। तो ये दूसरा, सबसे पहले ये लिखा दूसरा, चौथा और तीसरा, फिर पहला। तो देखते हैं दूसरा, चौथा, ये रहा दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। कूट में से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। उस सैनिक कूटनीतिक का नाम बताइए जिसने बताया है कि तमाम युद्ध यहाँ पर धोखे होगा, धोखे पर आधारित हैं, अति सूक्ष्मता एवं गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा की है। तो कौन सा ऐसा सैनिक कूटनीतिक है
जिसने जो है युद्ध को धोखे पर आधारित बताया है और जो अति सूक्ष्मता एवं गुप्तता की दिव्य कला की प्रशंसा भी की है। तो ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए क्लाज़विट्ज़, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी संजू, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो आपको इसमें से राइट आंसर देखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजू। जो संजू थे ये कहाँ थे? चीन के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के दार्शनिक व सैनिक रणनीतिकार थे। 6वीं शताब्दी के, 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के जो है सैनिक रणनीतिकार थे, सैनिक रणनीतिकार थे। ये सैनिक रणनीतिकार थे और दार्शनिक भी थे। तो इन्होंने ही ये चीज़ बताई थी कि जो है अधिकांश युद्ध, दार्शनिक भी थे ये, रणनीतिकार व दार्शनिक थे। तो इन्होंने बताया था कि अधिकांश युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं और सूक्ष्मता एवं गुप्तता की जो कला है उसकी इन्होंने प्रशंसा की है। तो संजू ये चीन के दार्शनिक और सैनिक रणनीतिकार हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑन लिबर्टी, ऑप्शन ए है ऑन लिबर्टी अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, एंड ये है टी.एच. ग्रीन, और सी है आइडिया ऑफ जस्टिस रॉबर्ट नोजिक, और डी है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जे.एस. मिल। तो ये इनके जो हैं कोड को आपको सुमेलित करना है और सही बताना है। तो हम इसको ज़रा मिला लेते हैं। ये ऑन लिबर्टी ये बहुत ही फेमस बुक है, किसकी है? जे.एस. मिल की है। तो ये आ गए, यहाँ पर आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये किसका है? ये टी.एच. ग्रीन का ही, तो ये 2 रहेगा, ये सही है। और फिर देखेंगे आइडिया ऑफ जस्टिस, तो ये किसकी बुक है? ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये अमर्त्य सेन की बुक है। ये क्या हुआ 2009 में प्रकाशित हुई थी। और इसका क्या है कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन जो हैं। क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ये विजेता हैं। और ये बुक जो है 2009 में जो है प्रकाशित हुई थी। तो ये हो गया आपका 1, यानी कि ये अमर्त्य सेन से हो गया। और जो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये किसका हो जाएगा? ये रॉबर्ट नोजिक का हो जाएगा। जो ऑप्शन 3 है ये रॉबर्ट नोजिक का हो जाएगा। तो ये अब हम कोड देख लेते हैं, हमारा क्या है? 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस में है? 4 2 1 3, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3 बुक्स हम फिर से देख लेते हैं। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नोजिक की है, और ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की है, और लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन की है, और आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की है। और ये 2009 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन आई थिंक आपको हाँ बता दिया है मैंने, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। न्यासिता का सिद्धांत से तात्पर्य है, ये ऑप्शन है आपका संपत्ति चोरी है इसका तात्पर्य, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है, सी ऑप्शन है निजी संपत्ति का अंत है, या डी ऑप्शन है धन को समाज की धरोहर समझना। धन को समाज की धरोहर समझना। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी के अनुसार वो क्या कहते हैं कि धन को समाज की धरोहर समझना चाहिए, ऐसा गांधी जी बताते हैं। गांधी जी ने न्यासिता के सिद्धांत के तहत क्या किया है कि निजी संपत्ति पर अपने विचार व्यक्त किए थे। संपत्ति क्या व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक है, पर इतनी ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति समाज की धरोहर होती है।
और इसमें जो है ये क्या बोलते थे कि निजी संपत्ति एवं सामाजिक उपयोग, निजी संपत्ति एवं सामाजिक उपयोग, इसके ये पक्षधर थे। और जो अरस्तु थे, यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे, वो भी जो है अरस्तु वो भी इसी विचार के पक्षधर थे। वो भी यही मानते हैं कि निजी संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग होना चाहिए। तो ये दोनों लोग एक ही न्यायिकता के सिद्धांत से संबंधित हैं। बेसिक न्यायिकता का सिद्धांत जो है गांधी जी का दिया हुआ है, लेकिन हाँ, ये विचार जो है अरस्तु के भी थे। तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि धन को समाज की धरोहर समझना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा है क्योंकि, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि हॉब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है। वह व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन ए है। बी कहता है कि वह सार्वभौमिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार देता है। सी कहता है कि उसके राजा की जनता द्वारा असीमित शक्तियाँ दी गई हैं, उसके राजा को होगा यहाँ पर, को जनता द्वारा असीमित शक्तियाँ दी गई हैं। डी उसका संपूर्ण दर्शन राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो हॉब्स जो है सुरक्षा, स्वतंत्रता से ज़्यादा वो क्या करते हैं, स्वतंत्रता से अधिक वो किसको महत्व देते हैं, सुरक्षा को महत्व देते हैं। ठीक है, तो अगर वो सुरक्षा को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं तो उनका संपूर्ण दर्शन राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो सामान्य तौर पर हॉब्स को निरंकुश राजतंत्र का समर्थक माना जाता है, क्योंकि हॉब्स शासक को सर्वोपरि और उसके आदेश को निरपेक्ष मानता है। लेकिन क्या है, सेबाइन जैसे विद्वानों का मत है कि हॉब्स भी एक महान व्यक्तिवादी विचारक है, क्योंकि उसके सारे दर्शन का उद्देश्य राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर ही केंद्रित है। हॉब्स ने व्यक्तियों के बीच अनुबंध करवाकर राज्य की स्थापना की तथा राज्य उसी शर्त पर निरंकुश सत्ता देता है राज्य को कि वह प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, अन्यथा शासक को हटाया जा सकता है। तो ऐसे विचार दे करके जो है ये व्यक्तिवादी बन जाता है। सेबाइन जैसे विद्वान इसको बोलते हैं कि जो है महान व्यक्तिवादी विचारक था, क्योंकि उसके सारे दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा करना है। ऑप्शन ये क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी आपका सही है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में कौन सा एक उदारवादी विचारक है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन जे.एस. मिल, ऑप्शन बी है थॉमस मूर, ऑप्शन सी है जॉर्ज सोरेल, ऑप्शन डी है ए.आर. ओरेज। तो आपको बताना है इसमें कौन सा एक उदारवादी विचारक है। तो हम देख लेते हैं जो जे.एस. मिल हैं ये उदारवादी हैं और जो जॉर्ज सोरेल हैं, थॉमस मूर क्या है, काल्पनिक समाजवादी। थॉमस मूर काल्पनिक समाजवादी हैं, काल्पनिक समाजवादी। और जॉर्ज सोरेल जो हैं, जॉर्ज सोरेल क्या हैं, श्रमिक संघवादी हैं, जॉर्ज सोरेल श्रमिक संघवादी हैं। और ए.आर. ओरेज क्या हैं, बहुलवादी हैं। ये जो ए.आर. ओरेज हैं ये बहुलवादी हैं। तो इसमें उदारवादी कौन हुआ, उदारवादी हुआ जे.एस. मिल। यही आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। और जो काल्पनिक समाजवाद के प्रवर्तक कौन हैं, समाजवाद के प्रवर्तक कौन है, रॉबर्ट ओवन हैं। रॉबर्ट ओवन ये हैं प्रवर्तक किसके हैं, काल्पनिक समाजवाद के। काल्पनिक समाजवाद के प्रवर्तक कौन है, रॉबर्ट ओवन है। और थॉमस मूर समाजवादी हैं, काल्पनिक समाजवादी हैं। जे.एस. मिल उदारवादी हैं। जॉर्ज सोरेल श्रमिक संघवादी हैं। ए.आर. ओरेज बहुलवादी हैं। अब हम देखते हैं अपना
तो ऑप्शन आपको शायद हमने दे दिया था पहले, यस JS मिल। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सूचियों को सुमेलित करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो राज्य सकारात्मक विधि की व्यवस्था है, ऑप्शन ए है आपका। और बी क्या कह रहा है कि राज्य आत्म उपलब्धि और आत्मसिद्धि का प्रत्यय है, इसके सामने ये ओपेनहीमर दिया गया है। और सी है राजनैतिक प्रत्यय है, ये हीगल इसके सामने दिए हुए हैं। और डी है राज्य बल का उत्पाद करता है, तो ये केल्सन दिया हुआ है। तो जो राज्य आत्म उपलब्धि और आत्मसिद्धि का प्रत्यय है, बी देख लेते हैं, ये काफ़ी फेमस है। हीगल जो है इनके अनुसार क्या है कि राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है, जिसके आगे कोई विकास नहीं है। तो ये हो जाएगा किससे, हीगल से हो जाएगा, ये फेमस है, हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। और राज्य नैतिक प्रत्यय है, तो ये बोसांकी के अनुसार कि नैतिक सिद्धांत है। राज्य क्या है, नैतिक सिद्धांत है, क्योंकि इसी में मनुष्य जो है मनुष्य व्यवहारिक रूप से स्वयं को उत्थान एवं नैतिकता की अंतिम स्थिति में पाता है। तो क्या है, नैतिक प्रत्यय हम बोसांकी को कर देते हैं 1। राज्य बल का उत्पाद है, तो जो ओपेनहीमर है ये इनसे रिलेटेड है। और राज्य सरकार विधि की व्यवस्था है, राज्य सकारात्मक विधि की व्यवस्था है, तो ये केल्सन महोदय से हो गया। तो हम देख लेते हैं हमारा क्या है, पहले का चौथा तीसरा, पहला और दूसरा, चौथा तीसरा और चौथा, फिर तीसरा, यस। और राज्य बल का उत्पाद है, फिर दूसरा, फिर पहला, देन दूसरा, पहला, ये तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो ऑप्शन हमारा जो आ जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 और 1 2 आएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यस, 4 3 1 2, ये आपका ऑप्शन हो गया। और आज हो गए 15 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो आज के लिए इतना ही। आगे कल हम फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसी के साथ हम आज का ये वीडियोस क्लोज़ करते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा लोगों में इसको शेयर करें। थैंक यू।